अगर आरोप लग जाए कि जिसके बारे में ये कहते थे ग्राहक देवो भवा, उन्हीं ग्राहकों के साथ ठगी कर रहे हैं। एक शोरूम प्राइस के बजाय आप लोग टीडीएस ले रहे हैं, एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन जोड़कर। और आप लोग ये कहते हैं कि अतिरिक्त पैसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें अधिकारियों को जाकर वहां खिलाना होता है कि जब भी गाड़ी एक्सचेंज होने आता है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर आप लोग उसका वैल्यू गिरा देते हैं। वही ग्राहक देवो भवा बोलने वाली कंपनी पर विश्वासघात करने का आरोप लगा। क्या कहिएगा इस पर? जब आप लोगों को गाड़ी डिलीवरी करनी थी, आप लोग उस दिन गाड़ी देने से मुकर गए। उनके ग्रे अकाउंट यानी जो होम ब्रांच होता है उनका, उनसे उनके अकाउंट का एक्सेस लिया गया, अकाउंट डिटेल लिए गए और जबरदस्ती पैसा भेज दिया गया। आप लोग टीडीएस में घपलेबाजी कर रहे हैं। महीने में 2 बार कुछ स्पेशल डिस्काउंट आता है मारुति सुजुकी कंपनी की ओर से या फिर जो भी कंपनी हो उसकी ओर से, उसको आप लोग छुपा लेते हैं और वो पैसे को प्रेमचंद मोटर के जेब में डाल देते हैं। बिना ग्राहक के अनुमति के किसी बैंक को तो परमिशन नहीं है कि किसी का डिटेल किसी को पास ऑन किया जा सके। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद आप लोग अतिरिक्त पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन गाड़ी का होता है, उसे कराने के लिए यहीं से मजबूर करते हैं। एक कार बेचने वाली कंपनी 3600 करोड़ रुपए गबन कर जाती है। झारखंड की जनता को चिंता तो होगा ना ये सुनकर कि आप लोग जानकर कस्टमर को उलझा देते हैं कि गाड़ी पॉलिश हो रही है, आपके एसेसरीज लग रहे हैं, और उस दौरान जो अतिरिक्त बिल होता है उसी में हड़बड़ा कर साइन करवा लेते हैं। प्रेमचंद मोटर पर अधिवक्ता विवेक आर्या ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन तमाम सवालों के जवाब लेने हम प्रेमचंद मोटर पहुंचे और जो आरोप और जो सवाल उठाए गए प्रेमचंद मोटर पर, हमने उनके अधिकारियों से बात कर उनके पक्ष को जानने की कोशिश की। प्रेमचंद मोटर झारखंड में यह नाम से शायद ही कोई वंचित होगा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गाड़ियों का शौकीन हो प्रेमचंद मोटर को ना जाने, यह संभव नहीं है। दशकों से ये झारखंड की जनता को कहते आ रहे हैं ग्राहक देवो भवा, और लाखों जनता के मन में, लाखों लोगों के मन में जो विश्वास जीता है, उसके बाद अगर आरोप लग जाए कि जिसके बारे में ये कहते थे ग्राहक देवो भवा, उन्हीं ग्राहकों के साथ ठगी कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल कई खड़े होंगे। और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने हम किसी और के पास नहीं गए, हम सीधे चले आए प्रेमचंद मोटर और सोचा उन्हीं के अधिकारियों से बात कर लिए जिनके जिम्मे यह था कि पैसों की देखरेख ठीक से हो रही है कि नहीं, ग्राहकों को ठीक से ऑफर मिल रहा है कि नहीं, या फिर जो घपलों का आरोप लगा वो कितना तथ्यहीन या तथ्यपूर्ण है। तो चलिए आज प्रेमचंद मोटर के कुछ अधिकारियों से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ प्रेमचंद मोटर के 3 अधिकारी जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद मोटर ग्रुप के सीईओ पंकज जैन हमारे साथ है। मैं सही हूं तो बताइए, अगर गलत कुछ बोलता हूं तो बताइएगा सर, क्योंकि मैं इन पोस्ट को लेकर उतना अवगत नहीं हूं। अनिल कुमार सिन्हा जी हमारे साथ, अकाउंट सेक्शन के हेड हैं पूरे प्रेमचंद मोटर के, चीफ जनरल मैनेजर प्रेमचंद मोटर, चीफ जनरल मैनेजर अकाउंट्स में देखता हूँ। चलिए ठीक है। और सुखबीर सिंह हमारे साथ है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए एक एक कर तमाम सवालों के जवाब आज लेंगे और ये जानेंगे कि विवेक आर्या जो कि अधिवक्ता हैं, अपने आप को प्रेमचंद मोटर का ग्राहक बता रहे थे और उनका कहना है कि उनके साथ ठगी हुई। पंकज जी, सबसे पहले जो विश्वास प्रेमचंद मोटर ने लोगों का जीता है, दशकों से लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी एक्सचेंज कराते हैं, यहीं आते हैं, यहीं से गाड़ी लेकर जाते हैं, वही ग्राहक देवो भवा बोलने वाली कंपनी पर विश्वासघात करने का आरोप लगा है। क्या कहिएगा इस पर? सभी ग्राहक को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो विवेक आर्या है वो तो हमारे ग्राहक है नहीं, उन्होंने कभी गाड़ी हमसे ली नहीं और ना ही उनके साथ कोई वित्तीय लेन देन हमारे साथ हुआ। उनके भाई दयानंद आर्या ने जरूर जनवरी 2025 को हमसे गाड़ी बुकिंग कराई और मार्च में उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि हमें गाड़ी बिल कर देना है। हमने गाड़ी बिलिंग की। अप्रैल में उनके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंगली ही उनके इंश्योरेंस भी गाड़ी की गई। बाकायदा OTP उनसे लिया गया, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस बिना ग्राहक के मंजूरी के नहीं हो सकता है, OTP चाहिए ही चाहिए होता है। तो उन्होंने OTP दिया, हमने इंश्योरेंस की और गाड़ी के डिलीवरी के दिन
दयानंद आर्या किसी कारण से नहीं आया, उनके भाई विवेक आर्या आए डिलीवरी लेने के लिए। उसी दिन 1,60,000 रुपये कुछ बचा हुआ था, बिना पूरा पेमेंट लिए हुए रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकती। हमने उनसे डिमांड की कि 1,60,000 आप जमा करें और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और डिलीवरी कराएंगे आपको। पर उनके मन में क्या मंशा थी हमें पता नहीं। उन्होंने बोला कि पंकज जी हमको 50,000 रुपया इसमें अलग से डिस्काउंट कराइए। वो एक तरह का रंगदारी ब्लैकमेलिंग टाइप का बोल रहे थे और कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं प्रेस मीडिया बुलाऊंगा और झूठ मूठ के आपको मनगढ़ंत बातों में, जो तथ्यहीन बातें हैं वो सब में फंसा के और आपको मैं बदनामी करूंगा। लेकिन इसमें मैं आपको रोकूंगा। हमारी जब बात हो रही थी विवेक आर्या जी से, उनका कहना था जो तय तारीख थी जब आप लोगों को गाड़ी डिलीवरी करनी थी, आप लोग उस दिन गाड़ी देने से मुकर गए, फिर बाद में आप लोगों ने एक तारीख तय किया। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जिस डेट में उन्होंने बोला उसी डेट में हुआ। उससे पहले भी कई बार उन्होंने गाड़ी आके चेक किया, खुद से पीडीआई भी कर रहे हैं, सब कुछ वीडियो उन्होंने खुद से बनाया और कहा कि तय डेट को हम लेंगे, पैसा उसी दिन देंगे, आप उसी दिन सारा प्रोसीजर किया जाएगा। और हमने उसी काम किया। उनको जिस दिन बताया गया कि 1,60,000 बाकी है और आप पेमेंट करके इसको रजिस्ट्रेशन कराएं और डिलीवरी रहे, तो उन्होंने पता नहीं उनके मन में क्या थी, क्या मानसिकता उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने बोला कि नहीं, 50,000 रुपये आप अगर हमको अतिरिक्त डिस्काउंट देते हैं तो मैं ये गाड़ी का डील करूंगा, अदरवाइज मैं ये कैंसिल कर दूंगा। अब चूंकि गाड़ी बड़ी चीज़ों से हम लोग भी कोशिश किए कि नहीं सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, गाड़ी का डील फाइनल हो चुका है, सारा पैसा आ चुका है, 1,60,000 बचा है, आप क्यों अननेसेसरी हमसे 50,000 मांग रहे हैं। बोले नहीं, ये तो मुझे आप देना ही होगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, फिर आपको भी नहीं पता और पूरा मीडिया, सोशल मीडिया बुला के मैं आपको पूरी बदनामी कर दूंगा कि इस तरह से प्रेमचंद मोटर में ये गलत काम होता है। तो हमने वो मना कर दिया कि हम लोग नहीं दे सकते। और फिर तुरंत ही उन्होंने कुछ मीडिया ग्रुप में डाला, जो हम लोग को बाद में पता चला कि एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने हमारे ही डीलरशिप में बिना हमारी जानकारी के बुलाया है। तो जैसे ही हमने उसको देखा, हमारी तरफ से कोई हमारे सोर्स से हमें पता चला कि इस तरह का मीडिया, प्रेस मीडिया बुलाया गया है, हमने तुरंत 18 अप्रैल को तुरंत जाके हमने थाना में इसकी शिकायत की, जो कि आप देख सकते हैं। ये 18 तारीख को हमने शिकायत की कि विवेक आर्या ऐसा ऐसा डिमांड कर रहे हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि हम मीडिया में आपको डिफेम कर देंगे। ये हमें दे दीजिएगा, हम इसे वीडियो में लगा लेंगे। और फिर वो तब भी नहीं रुके और कंटिन्यूअसली हमें धमकाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। तो 20 तारीख को भी दोबारा हमने एक पुलिस को FIR सनहा दर्ज कराई कि इस तरह से हमें ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, 50,000 की मांग की जा रही है। जब हमने देने से मना कर दिया तो उन्होंने बोला कि तब हम ये डील नहीं कर सकते और हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो फिर उन्होंने डील कैंसिल कर दिया। हमने भी बोला ठीक है सर, जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करेंगे हम डील को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमने डील कैंसिल कर दी। चूंकि डील कैंसिल करने की बात आई है और विवेक आर्या जो हमसे बात की और जो प्रेमचंद मोटर पर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने FIR भी कराया है, उनका कहना है कि हमें पैसे वापस नहीं चाहिए थे। आप चूंकि अकाउंट सेक्शन देखते हैं, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि विवेक आर्या का कहना है कि मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था, वापस जो कुछ अमाउंट थे 1,60,000 या जो भी अमाउंट हो, वो पैसा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन प्रेमचंद मोटर ने अपने पहुंच का इस्तेमाल किया, उनके ग्रे अकाउंट यानी जो होम ब्रांच होता है उनका, उनसे उनके अकाउंट का एक्सेस लिया गया, अकाउंट डिटेल लिए गए और ज़बरदस्ती पैसा भेज दिया गया। कितनी सच्चाई है? ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल तथ्यहीन है। ऐसा कोई ये जब उन्होंने पैसा बार बार हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उस दिन उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो बकाया रकम है आप दे दो, आपने गाड़ी देख लिया है, अब हम जो है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं। वो उन्होंने अपने FIR के चैट में भी लगाया है ये बात, उसमें बार बार उनसे पैसा मांगा जा रहा है और वो अंत में नहीं दिए। फिर डिस्काउंट का आपको सुना ही आपने, हमारे CO साहब ने जैसा बताया है, तो उनका मनसा था ही नहीं पैसा देने का और गाड़ी लेने का। अगर गाड़ी लेने का मनसा होता वो पैसा देते, रजिस्ट्रेशन होती, गाड़ी डिलीवरी हो जाती। और जहाँ तक आप बैंक का बात करें, बैंक क्या है कि जैसे ही लोन या फाइनेंस कोई होती है तो बैंक हमको कम्युनिकेट करते हैं कि इनका फाइनेंस हुआ है, आप इनको गाड़ी दो, आपको पैसा मैंने इस दिन को भेज दिया। डिलीवरी ऑर्डर जारी होता है। हाँ, डिलीवरी ऑर्डर देता है या डिस्बर्समेंट का इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैंने ये डिस्बर्समेंट की है, या तो कस्टमर के थ्रू या बैंक खुद बताते हैं। फिर हम लोग चेक करके और उनको रिसीट इशू करते हैं। अब चूंकि ये डील कैंसिल हो गई थी तो हमको बैंक को भी बताना ज़रूरी था। तो ये डील कैंसिल, तो बैंक ने बोला कि हमारे पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने, बैंक ने ही अपने मेल से उनका
अकाउंट नंबर दिया। अब मेरे को नहीं पता कि वो कौन सा अकाउंट नंबर है, लोन अकाउंट नंबर है या उनका पर्सनल अकाउंट लेकिन है। बिना ग्राहक के अनुमति के किसी बैंक को तो परमिशन नहीं है कि किसी का डिटेल किसी को पास ऑन किया जा सके। नहीं सर, बैंक से चूंकि उन्होंने लोन लिया था तो ये तो बैंक का क्या रूल है ये मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं प्रेमसंस का पोजीशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मेरा पोजीशन ये था कि हम लोग बैंक से पूछे कि सर इनका आपने लोन किया है, ये गाड़ी अब नहीं जा रही है, इसको पैसा कैसे देना है, या वो तो भोग लगे कस्टमर को दीजिए या आपको देना है। उन्होंने लिखित में दिया था हमें अकाउंट नंबर, हमने उसके बैंक का पैसा बैंक को वापस किया, इनका पैसा इनके अकाउंट में पैसा किया। अच्छा, एक और आरोप लगाया, चलिए ठीक है, आपने रखा कि इनका पैसा इनके अकाउंट में वापस किया, बैंक का जो लोन का पैसा था वो उनको वापस चला गया। इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ नहीं हुआ था, उन्होंने एक्सप्लेन किया क्योंकि बार बार OTP मांगने पे उसमें हमारे पास मेल का भी डिटेल है, कम से कम 15 मेल गए हैं। अच्छा, एक और गंभीर आरोप लगा है, आरोप ये लगा है कि आप लोग TDS में घपलेबाजी कर रहे हैं। एक शोरूम प्राइस के बजाय आप लोग TDS ले रहे हैं, एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन जोड़कर। कैसे होता है? क्योंकि मेरी उतनी जानकारी इस बारे में नहीं है, आप समझाइए थोड़ा। सर, इनकम टैक्स का प्रोविज़न के अनुसार TDS या TCS लिया था, इनको तो यही जानकारी नहीं है। मेरे को लगता है तो एडवोकेट और इनको जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स का भी लॉ का कानून के अंदर ही आता है। तो TDS करके तो कोई पैसा लिया नहीं गया इनसे, और TDS अप्लीकेबल भी नहीं है। ये अप्लीकेबल है TCS। अगर गाड़ी का प्राइस 10 लाख से ऊपर आता है और उस इनवाइस वैल्यू में आपका 10 लाख से ऊपर हुआ तो 1% सरकार के प्रोविज़न के अनुसार TCS लेनी है। और ये जो TCS कैलकुलेट होता है वो GST के बाद के अमाउंट पे होता है। तो 1% TCS उनसे लिया गया होगा या उनको बताया गया हो कि सर 1% TCS लगा, यही बात है। देखिए, कोई भी कस्टमर को अगर वो कोई बोलेंगे कि आप TCS मत लीजिए, TDS नहीं लीजिए, GST नहीं लीजिए, तो इसके ये संभव नहीं है। हम लोग गाड़ी नहीं देंगे भले, लेकिन सरकार का कानून पालन करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। आप बिना सरकार का कानून पालन किए गाड़ी कैसे दे सकते हैं? तो ये इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। पहले TDS और TCS को समझे, TCS का प्रोविज़न को समझे। आप भी देख सकते हैं, कोई भी आदमी देख सकता है, ChatGPT का ज़माना है। चलिए, TCS TDS दोनों अलग चीज़ें हैं, बारीकी से समझाया अनिल जी ने। लेकिन एक और गंभीर आरोप लगाए सुखबीर जी, चूंकि डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं आप सेल्स डिपार्टमेंट के प्रेमसंस मोटर के, तो गाड़ी कैसे बिकेगी, कितने आसानी से कस्टमर्स को मिलेगा, ये आप तय करते हैं। एक आरोप लगा कि महीने में 2 बार कुछ स्पेशल डिस्काउंट आता है मारुति सुजुकी कंपनी की ओर से या फिर जो भी कंपनी हो उसकी ओर से, उसको आप लोग छुपा लेते हैं और वो पैसे को प्रेमसंस मोटर के जेब में डाल देते हैं। ये आरोप भी उनका बिल्कुल निराधार है। और चूंकि मैं मार्केटिंग में देखता हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी किसी भी तरह का ऑफर मारुति द्वारा सर्कुलेट होता है ये तुरंत हम लोग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करते हैं सारे कस्टमर्स को। और उसके अलावा सोशल मीडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। अगर आप हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह विगरसली हम लोग सारे कस्टमर्स तक ऑफ़र पहुंचाते हैं। ये तो हमारा काम है कि ग्राहक तक किस तरह पहुंचे, तो हम ऑफ़र को तो छुपा ही नहीं सकते हैं। ये ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं तो अब तो अपने केस को, एक तो वो कह रहे हैं कि प्रेमसंस मोटर नंबर 1 डीलर है, सारी छोटे छोटे डीलरशिप को खा जा रहा है, तो हम नंबर 1 बने कैसे? मार्केटिंग के द्वारा, अपने कस्टमर तक पहुंचना द्वारा, अपने कस्टमर तक सारा ऑफर्स तुरंत इमीडिएट सबसे पहले पहुंचाना। जो कंपटीशन हमारा है, जो को डीलर्स हमारे, उसके पहले हम पहुंचते मार्केटिंग की वजह से। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है उनका। एक और आरोप है, आरोप ये है कि आप लोग इंश्योरेंस लेने के लिए आपके कंपनियों के साथ जिसका टाई अप है उनसे आप बाध्य करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि कंपनी के CEO हैं, इतना गंभीर आरोप अगर लग जाए कि ग्राहक को मजबूर किया जा रहा है प्रेमसंस मोटर्स के द्वारा, तो जवाब आपको देना होगा सर। जी, देखिए, कोई भी गाड़ी अगर हम सड़क पे उतारते हैं तो ये तो सबको पता है कि इंश्योरेंस करानी है, रजिस्ट्रेशन भी करानी है। और इंश्योरेंस का प्रोविज़न डीलरशिप जब तक गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी और रजिस्ट्रेशन जब तक इंश्योरेंस नहीं होगी वो होगी नहीं। तो इंश्योरेंस का प्रोविज़न चूंकि मारुति सुजुकी ने टाई अप करके रखा है मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी से,
तो जो ऑप्शन हमारे पास होता है मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी का, वो ऑप्शन हम कस्टमर को देते हैं। कस्टमर के बाद लिंक जाती है, ये मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी का ये कंपनी के साथ टाई अप है, इनका ये दाम है, और ग्राहक खुद सेलेक्ट करके OTP देने के बाद वो इंश्योरेंस हमसे कराती है। हम लोग कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि क्यों मारुति सुजुकी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब गाड़ी क्लेम में आती है तो हम लोग बेहतर सर्विस दे पाए। आज हमारे ग्राहक लाखों गाड़ियां सर्विस हम लोग साल भर में करते हैं, तो हर महीने ग्राहक आते हैं हमारे पास क्लेम को लेके, और वो चाहते हैं कि हेजल फ्री क्लेम हो, कैशलेस बेनिफिट मिले, कोई कंपनी के साथ हमको दौड़ना भागना पड़े कि क्लेम हमको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए जब हमारी मारुति सुजुकी के साथ ही टाई अप है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है उनके साथ टाई अप है, तो वो सुविधा हम लोग बहुत अच्छे से दे पाते हैं। मारुति सुजुकी अगर कोई क्लेम नहीं मिलती है उसमें इन्वॉल्व होकर ग्राहक को सेटिस्फेक्शन कराने की कोशिश करती है। तो हमेशा हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि मारुति जिस प्रोडक्ट का आप गाड़ी ले रहे हैं उसी प्रोडक्ट के कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोकर के साथ आप लीजिए, और कस्टमर को खुली छूट होती है कि उस जिस कंपनी के साथ वो लेना चाहे वो अपना ले सकता है, और उनके कंसेंट के बिना कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बन नहीं सकते। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि हम रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, सेल्स के लोग हैं हम लोग, हर कस्टमर को जो उनके बेनिफिट जो होती है वो बताना हमारा धर्म है, क्योंकि ग्राहक देवो भव हमारा स्लोगन है, और हर ऐसी चीज़ जिससे ग्राहक को फ़ायदा हो, जिनको अच्छी सर्विस मिले, हम भी अच्छी सर्विस दे पाएँ, ताकि हमारा ग्राहक का बेस और बढ़े, ताकि वो किसी को और रिफ़र करे कि प्रेमिसेस में अच्छी सर्विस मिलती है, अच्छा क्लेम मिलता है। तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कस्टमर को समझाने का। एक और जो बात विवेक आर्या ने हमारे साथ बातचीत के दौरान कही थी कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद आप लोग अतिरिक्त पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन गाड़ी का होता है, उसे कराने के लिए यहीं से मजबूर करते हैं, और आप लोग ये कहते हैं कि अतिरिक्त पैसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें अधिकारियों को जाकर वहां खिलाना होता है। ये आरोप लग गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत, बहुत गलत आरोप है। देखिए, सरकार का नियम क्या है कि कोई भी गाड़ी सड़क पे आए तो रजिस्टर्ड होकर आनी चाहिए, और हम लोग को भी वो गाइडलाइन है, जो हमारा वाहन एक्ट के अनुसार ये गाइडलाइन है कि कोई भी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के डिलीवर नहीं होनी चाहिए। हम लोग वही कोशिश करते हैं। और अगर आप TR बोल रहे हैं, अगर TR कस्टमर कराना चाह रहा है तो TR करके देते हैं हम लोग, लेकिन उस केस में हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, ग्राहक को खुद से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि हमारा पोर्टल अलाउ नहीं करता कि TR के बाद हम कर पाएँ। इसलिए हम लोग TR नहीं बोल के रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, सरकार के द्वारा पोर्टल है, जो चार्जेस पोर्टल में लगती है हम उसका रसीद देते हैं और ग्राहक से वही पैसा लेते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है, जो सरकार लेती है वही पैसा हम कस्टमर से लेते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा पैसा जो अलग से हम लेते हैं, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। चलिए, ये बिल्कुल गलत आरोप है, ये कहना है प्रेमसंस मोटर के CEO का। हम फिलहाल चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, एक और बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप आप लोगों पर ये लग गया है कि GST में भी हेर फेर कर देते हैं। खैर, ये मेरी जानकारी उसमें नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, चूँकि मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। तो GST में आप लोग हेर फेर कर देते हैं, पहला आरोप ये लगा। दूसरा आरोप आप लोगों पर ये हमेशा से लगते रहा है कि जब भी गाड़ी एक्सचेंज होने आता है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर आप लोग उसका वैल्यू गिरा देते हैं। कैसे समझाइएगा इसको? सर, ये आरोप हमेशा से नहीं लगा है, ये फर्स्ट टाइम लगा है। हम लोग लाखों गाड़ियाँ बेचे हैं, तो आपका जो क्वेश्चन था कि हमेशा से लगता रहा है, उसको हम आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे कि ये पहली बार ऐसा ये हुआ है, और वो भी क्यों हुआ है सब हम लोग एक्सप्लेन कर दिया आपको। GST या कोई भी टैक्स का प्रोविज़न अगर कंपनी फॉलो नहीं करेगी तो GST अधिकारी जो है हर एक महीना रिटर्न जाता है उसका, और वो हमको तो नहीं लगता कि एक महीना भी डीलरशिप चल पाएगी। कोई भी डीलरशिप हो या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर अभी GST जो पोर्टल है उसमें कोई इधर से उधर कर ही नहीं सकता। और ये गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन चेचिस वाइज होता है, एक एक गाड़ी का स्टॉक मेंटेन होता है। आप जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर जब डिलीवरी करते हैं तो साथ साथ वाहन पोर्टल पे अपलोड भी होता है वो, तो इसमें तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता सर। GST तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी गाड़ी वहाँ अपलोड हुई है वो गाड़ी आपको या बेचना है या स्टॉक में रखना है। अगर आप बेचे तो आपको GST देना है, अगर आप नहीं बेचे और स्टॉक में रखे हैं और उसको स्क्रैप भी करते हैं तो भी आपको GST देना है। तो GST से तो आप बच ही नहीं सकते सर, क्योंकि वो चेचिस आपको पीछा छोड़ेगा नहीं। अच्छा, एक और आरोप जो है, आरोप यह है कि एक कार बेचने वाली कंपनी 3600 करोड़ रुपए गबन कर जाती है। झारखंड की जनता को चिंता तो होगा ना ये सुनकर? बिल्कुल चिंता होगा, और ये
किस तरह से कैलकुलेशन आया वो कभी साबित नहीं कर पाए हैं। आप एफआईआर में भी देखेंगे तो ऐसे ही मनगढ़ंत बना दिए हैं, बिल्कुल मनगढ़ंत है। मैंने कौन सा वर्ड यूज़ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और कहाँ से ये कैलकुलेशन लाए हैं वही एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा कहीं पे एक्सप्रेशन है। प्रेमसंस मोटर का मारुति डिवीज़न में टर्नओवर ही है 700 करोड़ सर। ये टर्नओवर में सेल परचेज का फिगर होता है, सेल्स का फिगर। अब जहाँ टर्नओवर ही 700 करोड़ है वहाँ 3600 करोड़ रुपया का घपला कैसे होगा? तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैंने बिना तथ्य का बात किया हुआ है मनगढ़ंत। इससे आपको मानसिकता का पता चल रहा होगा कि उन्होंने जो जो चीज़ रेज किया है उसमें सारा टैक्स से, रजिस्ट्रेशन से, इससे रहते बिना ये गाड़ी क्या बिना टैक्स का लेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन का लेंगे, बिना इंश्योरेंस का लेंगे, जो कि बिना टीसीएस का लेंगे। ये तो सारा जो प्रोविजन है गवर्नमेंट का बनाया हुआ वो सोच रहा है कि बिना सारा चीज़ का कर ले। ये सब पॉसिबल नहीं है सर, ये सारा निराधार बात है, साबित भी हो जाएगा। आप लोग भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाला कंपनी 3600 करोड़ रुपए का। देखिए हमारा काम है जो मैसेज हमारे तक आता है हम जनता तक कन्वे करें। हम इसीलिए हमारे पास जो बातें आई, जो सवाल आप लोगों पर उठा, उन्हीं सवालों के जवाब लेने हम आपके पास आए हैं। सुखबीर जी, सेल्स की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है और डिलीवरी कस्टमर को हो जाए उस दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ये आपका सुनिश्चित करना काम है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जिस दिन डिलीवरी वाला डेट होता है, आरोप लगाया विवेक आर्या ने कि आप लोग जानकर कस्टमर को उलझा देते हैं कि गाड़ी पॉलिश हो रही है, आपके एक्सेसरीज लग रहे हैं, और उस दौरान जो अतिरिक्त बिल होता है उसी में हड़बड़ा कर साइन करवा लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी डिलीवरी होता है, हमारा पूरी डिलीवरी की एक टीम है जो एक दिन पहले हम लोग गाड़ी मंगाते हैं, पीडीआई करवाते हैं। उसके बाद हमारी कस्टमर की टीम कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेती है, फिर कस्टमर्स आते हैं, फिर अपने पसंद का एक्सेसरीज पसंद करते हैं। फिर हमारे यहाँ एलिट सर्विसेज भी हैं, टेफ्लॉन है, एंटी रस्ट है, वो कस्टमर पसंद करते हैं। तो वो जो करने में जो शेड्यूल टाइम लगता है वही टाइम के अनुसार ही लगता है। ऐसा जो उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह आते हैं रात में जाते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, सुबह आते हैं रात में। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तो उनकी वजह से, देखिए उन्होंने उस दिन पूरा दिन टाला कि मैं जो बाकी पैसा है वो दूंगा नहीं। अच्छा, ये उनका निजी कारण है? ये निजी कारण, क्योंकि वो सुबह से शाम तक मैं दे रहा हूँ, फिर हमारे से रंगदारी या ब्लैकमेलिंग करके 50,000 मांगने की कोशिश की, तो उसी में उनका पूरा दिन भर समय चला गया। हम लोग भी उनको समझाते रहे कि इस तरह से नहीं होता है, आप गाड़ी का पेमेंट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और डिलीवरी लीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचिए कि मारुति सुजुकी द्वारा हमें 20 से ज़्यादा टॉप अवार्ड्स पूरे मिले हुए हैं, और जो एक अवार्ड है कि लिस्ट कस्टमर कंप्लेन, हम लोग तो लाखों कस्टमर को हर साल गाड़ियां बेचते हैं। अगर ऐसा होता तो कितने कस्टमर हमें कंप्लेन करते हैं। और अभी भी हमारा जो नेट प्रमोटर स्कोर जो बोलते हैं, जो ग्राहक के सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, वो भी 97 आउट ऑफ 100। तो आप सोचिए अगर ग्राहक को इतनी तकलीफ होती है तो हर ग्राहक के साथ ये होता और वो हमें कम रेटिंग देता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। आप समझिए ऐसा क्यों हुआ कि विवेक आर्या के साथ ये फेस हुआ? क्योंकि उन्होंने खुद अपने मानसिकता के कारण, जो भी उनका मंशा रहा है हमें फंसाने का, जो भी उनका ब्लैकमेलिंग का आरोप रहा है, तो उन्होंने वो 50,000 ये डिमांड। तो रहे आरोप प्रत्यारोप की बात। आप लोगों के ऊपर आरोप लगा, वो जो सवाल तमाम उठाए गए हम उसके जवाब ले चुके हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेमसंस मोटर अपने ग्राहकों को छोड़कर समाज के लिए क्या क्या करती है। चूंकि उंगली उठी है तो ये भी जानना जरूरी है लोगों को कि आखिरकार क्या क्या हो रहा है प्रेमसंस मोटर की ओर से। पहले तो समाज पे जाने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ओनर्स पुनीत सर, अवध सर, उन पर 2200 परिवार चलाने की जिम्मेदारी है। अब 2200 परिवार वो चला रहे हैं, तो ये हमसे बेटर नहीं बता सकता वो लोग दोनों हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अब उसके बाद समाज में जब आए, तब समाज में भी वो बहुत सारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जैसे सेवा सदन है, रामकृष्ण मिशन है, दवाई दोस्त खुद का चला रहे हैं, डीवी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, संजीवस से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अभी हमारे ओनर्स चान्हो एक जगह है गाँव में स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो अब सोच लीजिए वो लोग का मानसिकता क्या है कि समाज से लेके समाजी को रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि समाज से लेके अपनी पूंजी खड़े करते हैं, वो उनका काम है कि समाज से ले और कुछ पोर्शन समाज में बांट दे। तो ये हमारे ओनर्स का काफ़ी ज़्यादा है, और हम लोग सभी कोई कृतज्ञ हैं बॉस के प्रति, हमारे जेएमडी सर, अवध सर के प्रति, कि इतने सारे परिवारों को लेके चल रहे हैं।
उसके अलावा समाज का भी ध्यान देख रहे हैं। और बॉस का एक ही चीज़ कहना है, बॉस लोग का 100 साल से यहाँ पे आए हुए हैं, 100 साल पुराना इतिहास है उनका, बोले कि एक भी ग्राहक हमसे नाराज नहीं जाना चाहिए। अगर एक ग्राहक नाराज जाता है तो वो 10 ग्राहक खराब करता है, और एक सेटिस्फाइड कस्टमर 100 ग्राहक लगता है। तो हम लोग सब उसी उद्देश्य पे काम करते हैं। हमारा स्लोगन ही ग्राहक देवो भव, जिस तरह हमने शुरुआत किया था। चलिए, एक अंतिम सवाल कंपनी के सीईओ से, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज के बॉस आप हैं पंकज जी, सब कुछ गड़बड़ होता है आप ही को देखते हैं। एम्प्लॉयज कितने खुश हैं ये हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में एम्प्लॉयज ही शिकायत करते हैं। आप बताइए, एम्प्लॉय को लेकर कंपनी कैसी? एम्प्लॉय को लेके कंपनी काफ़ी अच्छी है। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं एम्प्लॉय को लेके। हम लोग एक ऐसी कंपनी है पूरे झारखंड में जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1 तारीख को ही सैलरी हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, जो कि काफ़ी कंपनियां 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख तक भी नहीं करती। पर हम लोग ऐसी कंपनी, हम लोग इंश्योर करते हैं कि 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जाए ताकि लोगों का परिवार चल सके। और हर चीज़ हम लोग बहुत टाइमली करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन हाउस करते हैं, इन हाउस प्रमोशंस होते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ ही हमारे एसेट हैं, तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं हमारे यहाँ, और तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी ब्रांचेज, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि प्रिम्सन्स की ब्रांचेज हर जगह पूरे झारखंड में है, बिना एम्प्लॉयज़ के नहीं हो सकती। और एम्प्लॉयज़ हमारे इतने अच्छे खुश हैं, और बहुत बहुत एम्प्लॉयज़ तो हमारे 20 साल 25 साल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा काम करती है एम्प्लॉयज़ से। तो ग्राहक देवों के साथ हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ भी अपने परिवार के साथ खुश रहे। सुखबीर जी भी जी, इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई जाति धर्म देख के प्रमोशन नहीं किया जाता है। आज मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और साथ में मार्केटिंग का भी काम देखता हूँ, साथ में ट्रू वैल्यू का भी काम देखता हूँ। और मैं यहाँ पे 2005 में ज्वाइन किया था। पहला जॉब था मेरा एज एन सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव से बढ़ते बढ़ते मैं डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट बन गया। मैं ना बॉस का रिश्तेदार था, ना बॉस के कोई दोस्त का रिश्तेदार था, ना कुछ था। मैं अपनी मेहनत, बल, उसके बल पे यहाँ तक पहुँचता है, और उसमें बॉस लोग का बहुत रोल है, जिन्होंने सिखा के मुझे यहाँ तक लाया। तो यहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, यहाँ पे देखा जाता है काम, लग्न, और उसका रिजल्ट सबके सामने रहता है। चलिए, कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, कोई पक्षपात नहीं होता है। प्रेमसंस मोटर बस इसी में विश्वास रखता है कि जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक देव बनकर उनके द्वार पर आते हैं, वह खुशी खुशी वापस जाएं। यह कहना है प्रेमसंस मोटर के तमाम अधिकारियों का, जिनके जिम्मे अलग अलग विभाग है, जो अपने अपने विभाग को संभाल रहे हैं और जिसके जरिए यहाँ के एम्प्लॉयज खुश हैं। इनका दावा है कि जो कस्टमर्स आते हैं वो खुशी से वापस जाते हैं। अब आते हैं उस बात पर जहां आरोप लगे हैं, कई गंभीर सवाल भी उठे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब प्रेमसंस मोटर के अधिकारियों ने आपको दिया है। ये तय करना खैर कोर्ट का काम है, जहां एफआईआर दर्ज किया गया है कि जो आरोप लगे वो कितने तथ्यहीन या तथ्यपूर्ण है। लेकिन फिलहाल प्रेमसंस मोटर के तमाम अधिकारियों ने यह कह दिया है कि हमारे लिए तब भी जब हमारी कंपनी खुली थी ग्राहक देवो भवा हैं, अब भी ग्राहक देवो भवा है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।